अध्याय 1 पैदाइश का रहस्यमयी चिन्ह 1909 से 1912। 15 वर्ष बहुत कम उम्र नहीं है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। एला ब्रैनहम ने स्वयं से ही बुदबुदाया, अपनी हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश में। क्यों, मैं तो बस इतनी ही तैयार हूं जितनी दर्द ने फिर से प्रहार किया, पहले से तीव्र, पहले से ज्यादा हावी होते हुए। बढ़ती हुई असुविधा के कारण एला ने महसूस किया कि उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी है। उसने अपने फूले हुए पेट को पकड़ा और कराहते हुए बोला, अभी नहीं, कृपया, जब तक चार्ल्स घर न लौट आए तब तक नहीं। पसीने की महीन बूंदों से उसका माथा भर गया। वह मिट्टी के फर्श पर लड़खड़ाती हुई उस कमरे की इकलौती खिड़की तक पहुंची, जो कि लटटे से बने दरवाजे के बीचों बीच लगाई गई थी। उस खिड़की में मौसम की मार को बाहर रखने के लिए कोई शीशा भी नहीं लगा हुआ था। केवल मात्र लकड़ी का एक किवाड़ था, जिसे एला दिन के समय खुला छोड़ दिया करती थी और रात को बंद कर दिया करती थी। अभी वह किवाड़ खुला हुआ था। चार्ल्स, वह चीख उठी। उसकी आवाज तो केंटकी के घने जंगलों में लुप्त हो गई सी प्रतीत हुई, जहां थे दूर तक फैले हुए पहाड़ और हर दिशा में उससे दूर तक फैलती चली जाती हुई वादियों के विस्तार। यह जानते हुए कि सबसे करीबी पड़ोसी भी मीलों दूर रहता है, एला को व्याकुलता की हद तक अकेलापन महसूस हो रहा था। दर्द उसके पेट में चारों ओर कसता चला जा रहा था, उसे आतंकित होने की अवस्था में पहुंचाते हुए। चार्ल्स, वह फिर से चीख उठी, चार्ल्स, तुम कहां हो? इसके बाद उसकी आवाज मध्यम होते हुए हल्की सी सिसकन में पहुंच गई। कृपया घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चार्ल्स ब्रैनहम को उस सुबह लकड़हारे की उसके काम का वेतन मिला था और वह शहर बर्वसविल, केंटकी चला गया था, बिब डॉगरी लबादा की एक नई जोड़ी खरीदने के लिए। मेरे पहले बच्चे के सम्मान में, उसने कहा था। लेकिन उसे इतनी देर किस वजह से लग रही है? क्या वह रास्ते में किसी शराब खाने में फंस गया? यदि ऐसा हुआ तो यह उनकी 1 वर्ष पुरानी शादी में पहली बार नहीं हुआ था। पर निश्चय ही चार्ल्स आज के दिन ऐसा काम नहीं करेगा। वह जानता था कि उनका बच्चा अब कभी भी आ सकता था। प्रसव संकोचन घट गया था, जिसने उसे पूरी तरह थका कर छोड़ा था। एला जार जार हो चुके दरवाजे की चौखट से पूरी तरह टिक गई, चिनार व बॉन्स वृक्षों के पीछे होते सूर्यास्त को देखते हुए, जिनमें कलियां आना शुरू हुई थीं। यह वर्ष 1909 का अप्रैल था। एला कौप उठी थी जब उसने किवाड़ शटर को बंद किया था। अब एकमात्र रोशनी जो कमरे झोपड़ी में आ रही थी, वह अस्त होते सूरज की वे किरणें थीं जो अकुशलता के साथ बनाए गए लकड़ी के पटरों के बीच की झिर्रियों से छनकर अंदर आ रही थीं। रोशनी की पेंसिल नुमा किरणपुंज मेज पर से, जो कि घर पर ही बनाई गई थी, एक पेड़ के तने को आरे से काटकर बनाए गए तख्ते में पाए की जगह लकड़ी के ढूंढों को लगाकर और करसी की जगह एक बेंच के साथ धीरे धीरे गुजरते हुए पार निकल गई थी। एकमात्र अगला फर्नीचर जो उस इकलौते 42 फुट लंबे कमरे में जो था, वह एक पुराने किस्म का बिस्तर पलंग था, जो एक दीवार के साथ कील से ठुका हुआ था। मक्के की भूसी पर घुन जाते हुए, मक्के की भूसी पर पत्नी के सिर में हिले हुए करकराता है। जैसे जैसे कमरे में अंधेरा होते होते कालापन छा गया, एला पेरिस, टेक्सास में अपने पुराने घर के बारे में सोचने लगी, जहां उसने हाल ही में निकल भागने को सोचा था। पिछले वर्ष तो यह पूरी तरह असहनीय प्रतीत होता था, परंतु अब स्थिति से यह इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। वह टेक्सास में एला हार्वी के रूप में बड़ी हुई थी। उसके पिता एक शिकारी, जाल में फंसाकर जानवर पकड़ने वाले और एक स्कूल के शिक्षक थे। उसकी मां एक विशुद्ध चेरोकी इंडियन थी। एला, जो कि 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी, उसने एक बढ़िया बेपरवाह बचपन गुजारा था, जब तक कि 3 वर्ष पहले उसकी मां की मौत लोहित ज्वर से न हो गई। उस समय एला 12 वर्ष की भी मुश्किल से ही थी और उसका सबसे छोटा भाई सिर्फ 4 वर्ष का था। मातृत्व का कार्य उसकी गोद में भारी रूप से आ पड़ा था। फिर उसकी मुलाकात एक घुड़सवार चरवाहों की सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा में चार्ल्स ब्रैनहम से हुई। चार्ल्स 18 वर्ष का छोटे कद का एक खूबसूरत जवान था, जिसके घुंघराले काले बाल। एला उसके प्रेम में डूब गई थी, उसके आकर्षण के वशीभूत। उस वक्त तो शादी एक अच्छा तरीका मालूम पड़ा था अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के नीरस काम से बचने का। अब वह इस अचंभे में थी कि कहीं वह एक खौलते फ्राइंग पैन से कूदकर दूसरे में तो नहीं पहुंच गई है। यहां थी वह 15 साल की
केंटकी के पहाड़ों में एक अजनबी सबसे करीबी डॉक्टर से 40 मील की दूरी पर एक बच्चे को जन्म देने की हालत में एक दोस्त तक के उपलब्ध ना होते हुए जिसे मदद के लिए बुलाया जा सके। तकिए में अपने सिर को घुसाकर एला रोने लगी। चार्ल्स ब्रैंडमैन कमरे पर अंधेरा हो जाने के 1 घंटे पश्चात पहुंचे। वे शराब पिए हुए थे, जाहिर सी बात है, पर इतनी नहीं कि सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती। उसने दरवाजे को चुपचाप धीरे धीरे सरका कर खोला ताकि वह अपनी युवा पत्नी को परेशान न कर बैठे यदि वह सो रही हो। फिर उसे उसकी कराहट सुनाई दी। चार्ल्स ने जल्दी से चीड़ की टहनी की एक गांठ सुलगा दी और उसे फलों के मर्तबान के ढक्कन पर लगा दिया। वह चीड़ की लकड़ी की गांठ तड़तड़ा कर जलने लगी, जिससे हल्की रोशनी ढेर सारे धुएं के साथ निकलने लगी। चूंकि कमरा प्राकृतिक रूप से हवादार था, धुआं छत की कड़ियों के बीच से पार होकर ऊपर लगे तख्तों से बनी छत में जिर्रियों में से निकल रहा था। चार्ल्स, एला ने हल्के कमजोरी से फुसफुसाया, आज की रात ही वह रात है, जाकर अपनी मम्मी को बुला लाओ। चार्ल्स ने आग जलाई और फिर अपनी मां के घर की ओर जल्दी से निकल गया। रात सर्द व साफ थी और सितारों की रोशनी ने रास्ते में बने रहना आसान कर दिया था। 1 घंटे के बाद वह अपनी मां और 2 पड़ोसी स्त्रियों के साथ वापस लौट आया। दादी ब्रैनहम एक अनुभवी वरिष्ठ महिला थी, एकदम बेकन की छाल जैसी कड़क, लेकिन इस छोटी सी 15 वर्ष की लड़की को प्रसव पीड़ा में देखने ने उसे मुलायम कर दिया, ठीक जैसे कून की चर्बी गरम तेल जूते के चमड़े को मुलायम कर देता है। यह नहीं कि दादी ब्रैनहम ने कभी भी स्वयं बूट जूते इस्तेमाल किए थे। उन्होंने जीवन भर जूतों की एक जोड़ी भी नहीं पाई थी। अब उन्होंने परिस्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अपने ही 17 बच्चे पैदा करने के बाद वह अपनी नई नवेली बहू के लिए दाई का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार्ल्स बाहर इंतजार करे। उसने बहस नहीं की। एक कंबल लेकर वह उस टैग के नीचे सरक गया जो कमरे के एक किनारे ठुका हुआ था। लकड़ी की कतरनों और छालों पर अपना बिस्तर बना लिया। अपनी जेब से व्हिस्की की एक बोतल को निकालकर चार्ल्स ने उसे पी लिया, अपनी घबराहट को शांत करने के लिए। ज्यादा समय नहीं लगा जबकि वह गहरी नींद में सो गया। जैसे ही पौ फटने लगी, कमरे के अंदर की हलचल और तीव्र हो गई। चार्ल्स जाग गया। पौ फटने के कारण आसमान का पूर्वी किनारा रोशन होने लगा था, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। वह अपने आप को कोसने लगा झपकी लग जाने के कारण, और फिर चिंतित होने लगा क्योंकि उसका बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था। क्या कहीं कुछ गड़बड़ थी? शायद उसको अंदर जाकर देखना चाहिए, इससे पहले कि वह अपना मन बना पाता। उसने हाल ही में पैदा हुए बच्चे का तीखी ऊंची आवाज से चिल्लाकर रोना सुना। कमरे का दरवाजा खुल गया और पड़ोसी स्त्रियों में से एक ने बोला, चार्ल्स ब्रैनहम लड़का हुआ है। झेंपता हुआ चार्ल्स अंदर घुसा और दरवाजे को बंद कर लिया। कमरे में ग्रीस की मोमबत्ती के धुएं की गंध भरी थी जो मेज पर जल रही थी। दादी ब्रैनहम ने नवजात शिशु को धोखा साफ किया और उसे तौल कर देखा, 5 पाउंड का है, और फिर कोमलता से उसे उसकी मां की बाहों में दे दिया। चार्ल्स पलंग के पास खड़ा था, अपने हाथों को अपनी नई डॉगरी के बिब में घुसाए हुए, घबराहट के साथ कुलबुलाते, अपनी आवाज निकालते हुए इस नन्हा सा जीव को देख रहा था जो कि उसका बेटा था। एला ने कहा, चार्ल्स, इससे तुम्हारी नीली आंखें मिली हैं। चार्ल्स ने उन छोटी सी आंखों को ध्यान से देखा, लेकिन कम रोशनी होने के कारण वह उनका रंग ना पहचान सका था। हम इसका पहला नाम विलियम बुलाएंगे, उसने कहा, और इसका बीच का नाम मैरियन होगा। एला ने नाम को अपनी जुबान से उच्चारित करके देखा। विलियम, मैरियन, विलियम ब्रैनहम, यह पर्याप्त रूप से असाधारण सुनाई पड़ता है और वह बिली नाम से जाना जाएगा। चार्ल्स, मुझे लगता है कि बिली के बाल भी तुम्हारी ही तरह घुंघराले होंगे। शटर खोल दो तो मैं जरा इसे ठीक से देख सकूं। यह अप्रैल 6, 1909 मंगलवार की सुबह के 5 बजे के कुछ देर बाद की बात है। दिन की रोशनी झिर्रियों से छनकर अंदर आ रही थी, जबकि अभी सूरज निकलकर आसमान में ठीक सबसे ऊंची जगह नहीं पहुंच गया था। चार्ल्स ने शटर खोल दिए और चौंक कर पीछे आ गया। कोई चीजें तीर की तरह खुली हुई खिड़की से अंदर आई थी। एक ज्योति, एक सितारा, व्यास में लगभग 1 फुट का। एला चीख उठी और अपने बेटे को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। बाकी सब हक्के पक्के होकर पीछे हटकर दीवार से जा लगे। उस विचित्र ज्योति पुंज ने कई बार कमरे में चक्कर लगाया, फिर बिस्तर के ऊपर जाकर ठहर गया। नई मां और बच्चे के ऊपर ठहरा। पीलापन लिए हरे रंग की रोशनी चमका रहा था, अपने ही जीवन से दमकता स्पंदन करता हुआ। 1 मिनट से कुछ ही कम देर तक वह उसी स्थिति में बना रहा, ज्यादा देर नहीं, फिर भी पर्याप्त देरी तक ताकि कमरे में प्रत्येक जन इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाए
कि उन्होंने उसे वास्तव में देखा है। फिर जितनी तेजी से वह अंदर आया था, वह आग तक गोला चला गया, चक्रवात के रूप में घूमता हुआ ऊपर पत्थरों के पार छत से होकर बाहर निकल गया। चार्ल्स ऊपर लकड़ी के तरतों की कड़ियों को बड़ी बड़ी खुली आंखों से बिना झपकाए ताकता रह गया। अचानक से पंखों की फड़फड़ाहट ने उसके ध्यान को दरवाजे की ओर मोड़ दिया, जहां एक फाख्ता खुली हुई खिड़की की देहली पर आ उतरी थी। इस बर्फ से श्वेत फाख्ता ने पूरे कमरे में उत्सुकतापूर्ण निगाह दौड़ाई, लगभग पूरी तरह से ऐसे जैसे वह किसी चीज को या किसी जंग को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने नवजात बच्चे को देखा, उसमें अपना सिर झटका और कूद कर उड़ गई। चार्ल्स उस पक्षी को पल भर देखता ही रह गया, फिर छत की ओर आंखें घुमाकर देखा। उन पड़ोस वाली स्त्रियों में से एक ने बुदबुदाया, अच्छा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं। दूसरी ने सोचते हुए बोला, मुझे आश्चर्य होता है कि यह लड़का किस प्रकार का बच्चा होगा। बिली ब्रैनहम अभी सिर्फ 15 मिनट का ही था। यह खबर जल्दी ही उन पहाड़ी लोगों के बीच फैल गई कि पहाड़ पर एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसके ऊपर एक ज्योति है। कुछ लोगों ने इसे यह कहकर अनसुना कर दिया कि वह आईने से प्रतिबिंबित सूर्य की किरण होगी। चार्ल्स और एला इससे बेहतर जानते थे, क्योंकि उनके कमरे में कहीं आईने थे ही नहीं, और तो और उस समय सूर्योदय हुआ ही नहीं था। वे हैरान थे, क्या उस ज्योतिपुंज का कोई आत्मिक महत्व था? चार्ल्स ने उसे भूल जाना चाहा, परंतु एला ने उसे भूलने नहीं दिया। वे लगातार इस बात पर जोर देती रही कि कुछ किया जाना चाहिए, और अंततः उन्होंने यह फैसला लिया कि उनके बालक को चर्च ले जाकर खुदा को समर्पित किया जाना चाहिए। पहले तो चार्ल्स ने इस विचार के विरोध में बहस की, लेकिन आखिरकार वह भी मान गया। यह मान गया होना उसके चरित्र के विरोध में कुरेदता रहा। बिन आम माती है, चार्ल्स अंदर भौमे। कहते हैं कि घूमते गाने, अजीब सी बातें करनी। उसने अब सवाल यह आया कि वे उसे ले कहा जाए। चार्ल्स ब्रैनहम के पूर्वज तो शुद्ध रीति से आयरलैंड के कैथोलिक ही रहते। एला की ओर के लोग, हार्वी लोग भी आयरलैंड के कैथोलिकों में से ही रहे थे, सिवाय एला की मां के, जो कि चेरोकी प्रजाति से थी। जबकि यह बात भी थी कि चार्ल्स और एला दोनों ही अपनी कैथोलिकवादी नींव से पूरी तरह अलग हो चुके थे, और दोनों में से किसी के भी कोई औपचारिक धार्मिक मान्यताएं झुकाव नहीं थे। तो अपने उद्देश्य हेतु वे इस बात पर सहमत हो गए कि सबसे बढ़िया चर्च वही होगा जो सबसे करीब मिले। सो जब बिली ब्रैनहम 2 हफ्ते के हुए, चार्ल्स और एला ने उन्हें लपेटा और उन्हें अपॉसम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च ले गए, जहां एक छोटी सी कलीसिया प्रत्येक रविवार को इकट्ठी हुआ करती थी। एक पुरानी लकड़ी की इमारत में, जहां का फर्श मिट्टी का था और बैठने की बेंचें उल्टे रखे लकड़ी के कुंदों पर लगाए पटरों से बनी थी। अपॉसम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च का कोई भी निर्धारित पास्टर नहीं था। ज्यादातर रविवारों को कलीसिया गाने गाती थी और बाइबल से पढ़ लिया करती थी, लेकिन हर 2 महीने के पश्चात एक सर्किट प्रचारक आता था और एक सरमन वहां दिया करता था। उस दिन वही पुराना प्रचारक वहां उपस्थित था। उसने नन्हे विलियम मैरियन ब्रैनहम पर प्रार्थना की, खुदा से यह मांगते हुए कि किसी दिन इस लड़के को अपनी सेवा हेतु इस्तेमाल करे। यह आखिरी बार था जबकि बिली ब्रैनहम 23 वर्ष तक के लिए किसी चर्च में प्रवेश करेगा। लकड़हारे, पेड़ काटने वाले का काम करने के कारण चार्ल्स को मजबूरीवश हफ्ते भर तक के लिए अपनी पत्नी और बेटे को अकेले छोड़ना पड़ता था। 1909 के उस अक्टूबर में एक बर्फीले तूफान ने उसे घर से काफी दूर पेड़ काटने वाले शिविर में फंसा दिया। एला, जो कि अपने दूसरे बच्चे से 4 माह के गर्भ से थी, चिंतित हो उठी थी, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत का सामान समाप्त होने लगा था। जब उसकी जलाने वाली ईंधन लकड़ी समाप्त हो गई, तो उसने अपने पैरों को बोरियों टाट से लपेटकर बांधा, कमर तक ऊंची बर्फ और काटती हुई हवा से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती गई। पग पग रास्ते के लिए जद्दोजहद करके जंगल से कोमल टहनियां और सूखी डालियां काटकर वापस अपने कमरे में घसीटकर ले आने की कोशिश करने में लगी रही, ताकि किसी भी तरह उसके घर में आग बनी रहे। परंतु जब उसका भोजन भी समाप्त हो गया, वह हिम्मत हार गई। आग बुझकर राख बन गई थी। एला बहुत कमजोर हो गई थी अगली बार फिर से जंगल में जाने के लिए। कमरे में उपलब्ध कपड़े के हर टुकड़े चिथड़े को इकट्ठा करके उसने स्वयं को और अपने बेटे को उतनी अच्छी तरह लपेट लिया जितना वह कर सकती थी, और बिस्तर के अंदर घुस गई और ऊपर तक रजाई ओढ़ ली। बाहर तो हवा बिना रुके चीख रही थी। कमरा इस हद तक ठंडा हो गया था कि बाल्टी में रखा पानी भी जम गया।
एला ऊपर छत की कड़ियों को एक तक देखने लगी और उसे फिर से ख्याल आया उस विचित्र ज्योति पुंज का जो उसके बेटे के जन्म पर आया था। वह उसके विषय में पिछले 6 माह में कई बार विचार कर चुकी थी। कभी कभी वह यह भी सोचा करती थी कि यह इस बात का चिन्ह है कि बिली महान होने बनने के लिए पूर्व निर्धारित है। अब यह सब बेमतलब सा जान पड़ता था क्योंकि उन दोनों की ही मृत्यु ज्यादा दूर प्रतीत नहीं होती थी। उसका सबसे करीबी पड़ोसी एक वृद्ध आदमी था जो घाटी के पार रहता था। जब तूफान बीत गया, यह व्यक्ति कुछ कामकाज निपटाने के लिए बाहर निकला। वह ब्रैनहमों के कमरे के ऊपर के हिस्से को देख सकता था और उसका ध्यान इस बात पर गया कि उनकी चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। पहली बार तो उसने ज्यादा विचार नहीं किया, पर कुछ दिनों के पश्चात उसे चिंता होने लगी। वह जानता था कि तूफान से पहले उस कमरे से धुआं उठ रहा था और तूफान के दौरान कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला होगा। इस बात से संशित होकर कि कुछ गड़बड़ बुरा ना हो, उसने जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो उसने पाया कि ताजी गिरी बर्फ पर पैरों के कोई निशान नहीं थे। इस बात ने उसके डर की पुष्टि कर दी कि कोई भी कमरे के बाहर नहीं गया है। तूफान के बीतने के बाद उसने खटखटाया, परंतु उसे कोई उत्तर प्राप्त न हुआ। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह तो अंदर से बंद है। अब उसे समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो अंदर है, कोई जो गंभीर रूप से समस्या में है, नहीं तो उन्होंने उत्तर दिया होता। बड़ी कोशिशों के पश्चात उसने दरवाजे को बलपूर्वक खोल ही दिया। जो उसने अंदर पाया उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एला और उसका बच्चा पलंग पर सिकुड़े हुए पड़े थे, ठंड व भूख से लगभग मृत। तेजी से पड़ोसी ने एला की कुल्हाड़ी ली और जंगल में दौड़ गया। पर्याप्त ईंधन ले आया कि कमरा गर्म हो जाए। कोई भोजन वहां न पाने के कारण वह घर तक रास्ता बनाता हुआ गया और जितना राशन लाद सकता था ले आया। किसी डॉक्टर को बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सो उस वृद्ध आदमी ने उस युवा माता व बच्चे की देखभाल स्वयं ही की। जब तक चार्ल्स जमी हुई बर्फ के बीच से पार निकलकर वापस कमरे पर पहुंचा, उसकी पत्नी व बेटा अपनी ताकत दोबारा प्राप्त करने लगे थे। उन सर्दियों के बाकी समय में चार्ल्स घर के करीब ही रहा, भोजन सामग्री बनाए रखने के लिए शिकार करते हुए और जाल लगाकर जानवर पकड़ता रहा। बसंत में वह वापस लकड़हारे के काम पर लौट गया। बर्फ पिघलने के पश्चात वह एक बैल से लट्ठों को खींचकर एक एक करके उन्हें कम्बरलैंड नदी तक खींच लाता था। वहां बाकी के सारे लकड़हारे भी उन्हें बांधकर लट्ठों का एक बेड़ा बना लेते और फिर उन्हें ओहायो नदी तक बहा देते और फिर वहां से मिसिसिपी चले जाते। 1910 के मार्च में चार्ल्स और एला को दूसरा बच्चा एडवर्ड पैदा हुआ। कुछ महीनों पश्चात एला, जो अब 16 की थी, उसे फिर अपनी कोख में एक बच्चा बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने तीसरे बच्चे को 1911 की शुरुआत में जन्म दिया। यह एक और बेटा था। उसने उसका नाम हेनरी रखा। चार्ल्स पूरे बसंत भर, फिर गर्मियों भर और 1911 के अंत तक वृक्ष काटने वालों के साथ लकड़हारी करता रहा। उसके बाद बदकिस्मती ने फिर प्रहार किया। चार्ल्स को अपने नए नवेले परिवार से जुदा कर दिया और उसे लगभग बर्बाद ही कर दिया। 17 बच्चों में सबसे छोटा होने के कारण चार्ल्स ब्रैनहम कुछ बड़े ही बदमाश शिक्षकों के साथ बड़ा हुआ था। उसने लड़कपन में ही शराब पीना सीख लिया था और अपने मुक्कों के द्वारा ही अपने विवादों मामलों को भी निपटाना सीख लिया था। 1911 की शरद ऋतु में चार्ल्स एक पार्टी में था जबकि एक लड़ाई शुरू हो गई। शराब खाना और पक्के बदमाशों का मेल दुष्टतापूर्ण बन गया और जल्दी ही यह हाथापाई एक खूनी मारपीट बन गई जिसने उस कमरे में मौजूद सभी को लपेट लिया। एक तगड़े गुंडे विली यारत्रो ने चार्ल्स के दोस्त को फर्श पर पटक गिरा दिया। कूदकर उस पर चढ़ा, अपना चाकू निकाला और उसके दिल में उसे घुसाने ही जा रहा था कि चार्ल्स ने विली के सिर पर एक करसी दे मारी। चार्ल्स पीछे हटा और उसने अपना छुरा निकाल लिया। विली जमीन पर पड़े आदमी को तो भूल गया और चार्ल्स पर लपका। विली ने चार्ल्स की गर्दन ही काट डाली होती यदि उसे मौका मिल गया होता। वह एक बेरहम आदमी था जिसने अपने ही बेटे को बाड़े की पटरी से मार डाला था, लेकिन चार्ल्स के छुरे ने अपना निशाना पहले ढूंढ लिया। विली खून के ढेर में अचेत जा पड़ा जबकि अभी वह जिंदा ही था। जब इस सामूहिक लड़ाई की खबर बर्क्सविल केंटकी पहुंची, चार्ल्स गुट के सरगने के रूप में फंसा और उस पर कत्ल के प्रयास का दोष लगा। एक शेरिफ घोड़े पर चढ़कर आया उसे गिरफ्तार करने के लिए। इससे पहले वो शेरिफ उसे ढूंढ पाता, चार्ल्स को खतरे की हवा लग गई। उसे जल्दीबाजी में फरार होना पड़ा, ये न जानते हुए कि वो कहां जाएगा या क्या करेगा। जाने से पहले उसने एला से यह वायदा किया कि जैसे ही उसे कुछ काम मिल जाएगा और रहने की जगह, वो उसके पास खबर भेजेगा।
एक फर्जी नाम से, ताकि उसका पता न लगाया जा सके। और फिर एक दोपहर भर के समय में चार्ल्स ब्रैनहम गायब हो गया, अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़कर कि स्वयं ही अपनी देखभाल करे, और उनके 3 नन्हे बच्चों की भी। बिली 2.5 साल का था, एड 1.5 साल का था और हेनरी मुश्किल से 6 महीने का था। 17 की उम्र में एला स्वयं ही लगभग एक बच्ची थी। कुछ हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उसे यह एहसास हुआ कि चार्ल्स उसमें अपना एक हिस्सा छोड़ गया है। वह फिर से गर्भवती थी। उस शरद व सर्दी के मौसम ने एला को उसकी ताकत की सीमा तक खींच दिया था। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी दुस्वप्न से होकर गुजर रही है। उन 3 बच्चों की उस बेदर्द एकांत में स्थित कमरे में देख रेख करने में, जबकि उसे स्वयं ज्यादातर समय उबकाई ही आती रहती थी। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई स्रोत नहीं थे और ना ही ताकत थी। यदि चार्ल्स के परिवार वालों ने मदद ना की होती, उतने गरीब होने के कारण जितने की वे थे, एला जानती थी कि वह बच न पाती। पर अंततः मौसम बदला, जमीन पिघल गई और उसकी उबकाइयां समाप्त हो गईं। हेनरी अपने पहले, एडवर्ड दूसरे और बिली तीसरे जन्मदिन से आगे गुजर गए। बच्चा एला की कोख में लाते चलाता और घूमते हुए प्रसव के करीब पहुंच रहा था। उस 1912 के बसंत में एक बार एक शेरिफ ने उस कमरे के पास आकर एला से पूछा कि उसे अपने पति की कोई खबर तो नहीं मिली थी। वह सत्य बता सकती थी, उसे उसकी कोई खबर नहीं थी और उसे कुछ पता न था कि वह कहाँ है। शेरिफ के आने के कुछ दिनों के पश्चात बिली और एडवर्ड कमरे के पीछे बाहर खेल रहे थे, जहां पर एक छोटा झरना सा था जिसने पूरी जमीन में कीचड़ कर रखा था। बिली अपने छोटे भाई को दिखाना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है, सो उसने सबसे बड़ा पत्थर उठाया जो वह उठा सकता था, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे झरने की ओर फेंक दिया। वह पत्थर कीचड़ में गहराई में डूब गया, पानी के किनारे पर। एडवर्ड को ऊपर से नीचे तक कीचड़ से सराबोर करते हुए, जो तुरंत ही रोने लगा और डगमगाते हुए कमरे की ओर वापस चल पड़ा। एक रॉबिन चिड़िया बड़े उत्साहपूर्वक चहचहाने लगी। बिली ने डालियों में ढूंढा। जब तक उसने चिड़िया को एक पास के ही पेड़ में देख न लिया, उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और वह रॉबिन चिड़िया उड़ गई। उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था, जिसने अपनी छाप उसके कोमल मन में लगा दी और उसकी बचपन की पहली महत्वपूर्ण यादगार बन गई। जिस जगह वह रॉबिन चिड़िया बैठी थी, वहां से ऐसी आवाज आई जैसे हवा पत्तियों को खड़खड़ा रही हो। वो फिर एक आवाज उस पेड़ में से धमाके स्वरूप गूंजी, एक बेहद स्पष्ट इंसानी आवाज जैसी, जिसने कहा, तुम एक शहर के पास रहोगे जिसे न्यू एल्बनी बुलाते हैं। डर से चीखते हुए बिली कमरे की तरफ इतनी तेजी से भाग निकला जितनी तेजी से उसके गोल मटोल पैर उसे लेकर भाग सकते थे। मामा मामा चिल्लाते हुए एला एडवर्ड के पेट पर से कीचड़ पहुंच रही थी। बिली क्या हुआ? उसने अपने सबसे बड़े बेटे को अपने से चिपका कर पूछा। एक चिड़िया ने मुझसे बात की मामा। पहले तो मैंने उसे पेड़ में गाते हुए सुना था और फिर वह मुझसे बात करने लगी। एला हंसते हुए बोली, तुम सपना देख रहे होगे बच्चे। पर बिली ने जोर देकर कहा, मैंने उसे सुना है मामा, मैंने उसे बोलते हुए सुना है। और इस चिड़िया ने तुमसे क्या कहा? एला ने चिढ़ाया, अभी भी यही सोचते हुए कि यह बिली की कल्पना मात्र ही है। उसने कहा कि हम एक शहर के पास जाकर रहेंगे जिसको न्यू एल्बनी बुलाते हैं। इस उत्तर ने उसे चौंका दिया। ये ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता था जो एक छोटा लड़का अपने खेल खेल में बना लेगा। वह केबिन के पिछवाड़े गई और जंगल में चिल्लाकर बोली, हेलो, क्या वहां पर कोई है? जब वह वापस अंदर आई, बिली ने पूछा, मामा, ये न्यू एल्बनी कहाँ है? इंडियाना में एक छोटा शहर है, लुईविल, केंटकी से नदी के ठीक पार, यहां से तकरीबन 100 मील दूर। बिली, तुमने न्यू एल्बनी की बात कहाँ सुनी? मैंने कभी न्यू एल्बनी के बारे में नहीं सुना था मामा, जब तक कि उस चिड़िया ने ही मुझसे नहीं बोला था। मामा, हम वहां पर कब जाकर रहेंगे? क्या पापा हमारे साथ वहां पर रहेंगे? एला ने अपना सिर हिलाया। कई हफ्तों के बाद चार्ल्स का पत्र आया जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। एला उस लकड़ी के कुंदे की मेज पर बैठ गई, उस लिफाफे को एकटक देखते हुए जिसे उसने अपनी कांपती उंगलियों के बीच पकड़ा हुआ था। बिली अपने पंजों पर उचक कर खड़ा था। मेज के ऊपर झांकते हुए, उसे खोलो मामा, एला ने झेंपते हुए हंसकर कहा। हाँ, अभी लो। हमने इसके लिए बड़े लंबे समय तक इंतजार किया है, और इंतजार क्यों करें? सावधानी से उसने उसके चिपके हुए फ्लैप को खोला, लिफाफे में से चिट्ठी को निकाला, खोला
और उसे पढ़ने लगी क्योंकि उसके पिता एक स्कूली शिक्षक थे। उसने पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन चार्ल्स लगभग ना के बराबर ही स्कूल गया था और ना लिख पाता था और ना ही पढ़ पाता था, अपना नाम तक नहीं। लुईविल में रहने वाले उसके एक भाई ने यह पत्र उसके लिए लिखा था। मामा, उसमें क्या लिखा है? बिली ने पूछा। वह पढ़ते पढ़ते बताने लगी। यह कहता है कि तुम्हारे पापा इंडियाना में हैं, उन्हें एक स्थायी काम मिल गया है और हम लोगों के रहने लायक एक जगह भी, और वो यह चाहते हैं कि हम तुरंत आ जाएं। यह एक छोटे से कस्बे में है जिसे यूटिका बुलाते हैं, जो तकरीबन 10 मील उत्तर पूर्व में है। वह अचानक रुक गई और चकित आंखों से 3 साल के बेटे को देखने लग गई। यह कैसे हो सकता है? कहाँ मामा? यूटिका कहाँ है? बिली ने जोर दिया। एला ने धीमे से कहा, बिली, हम लोग लगभग 10 मील उत्तर पूर्व में रहेंगे। न्यू एल्बनी, इंडियाना थी।